हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो 2023 वाला पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, एक बार पेन ले लेते हैं। 2023 वाला पेपर फर्स्ट शिफ्ट जो था उसका 50 क्वेश्चन करवा दिए थे। 50 क्वेश्चन यानी 51 से लेकर 100 तक अभी कंप्लीट कर लेंगे तो ये हमारा पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा कंप्यूटर साइंस का। रही बात आपके 50 नंबर एक्स्ट्रा वाली, तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीज़ें हम करवा देंगे आप लोगों को। अब इसके बाद एक चीज और कि 3 टॉपिक जो है वो छूट रखा है अपना। एक है टीओसी। सबसे पहले तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए भाई, बहुत हो गया। आप लोग सिर्फ 98% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए, सिर्फ 2% लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिए, जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। तो 3 टॉपिक है अपने पास, टीओसी, एक है आईओटी और एक है एआई। 3 टॉपिक मेरा छूटा हुआ है जो हम वीडियो अपलोड नहीं किए, मास्टर वीडियो। अब बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन शुरू कर दिए, 3 टॉपिक छोड़ दिए हैं। छोड़े नहीं है भाई, थोड़ा सा बिजी थे। बिजी इस कारण थे क्योंकि हम छुट्टी लेने वाले हैं, घर जाने वाले, आप लोगों को पता है, तो बिहार आने वाले हैं हम। इस कारण से ऑफिस में वर्क ज़्यादा था, तो हम चीज़ें सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। इस कारण से नहीं हो पा रहा था ये 3 वीडियो। अब हम क्या किए हैं कि कल और परसों तो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो आज रात में ही हम ये 2 वीडियो आईओटी और एआई, ये छोटा छोटा टॉपिक है, इन दोनों को बना के हम शेड्यूल कर देंगे। आईओटी मिल जाएगा आपको, एआई मिल जाएगा कब, एक 15 तारीख को, एक 16 तारीख को मिल जाएगा। फिर 17 को हम एक्टिव हो जाएंगे, घर से वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे। उसमें थोड़ा दिखेगा कि नहीं ये पता नहीं, फेस का पता नहीं, कैमरा वैमरा का सेटअप हो पाएगा कि नहीं वहाँ पे, लेकिन कंटेंट आपको मिल जाएगा प्रॉपर। चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे टॉपिक वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएसए का, वो करवा देंगे, एल्गोरिथम करवा देंगे, ये सब का करवा देंगे हम, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो टेस्ट के लिए परेशान हैं, भैया इतना 2-3 बार तो बता दिया यार, बार बार बताने में हमको खुद अजीब लगता है कि ऐसे लग रहा है बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस वाला पर्पस नहीं है, लेकिन जो लोग बार बार मैसेज करके कितना पे करना है, क्या करना है, उसके लिए तो 10 टेस्ट है भाई, सिंपल सी भाषा में 10 टेस्ट है। सब में 150 क्वेश्चन है, लेकिन 150 का हम रिस्क नहीं लिए हैं। हम सिर्फ इसमें जो 100 क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर साइंस का, वो मेरा जिम्मेदारी है। उस 100 के अकॉर्डिंग टोटल अगर 10 सेट है तो 1000 क्वेश्चन आपको हो गया, और सारे यूनिक क्वेश्चन है। उसका हम चार्ज कर रहे हैं 250 रुपीज। ये ऑनलाइन टेस्ट है, कोई पीडीएफ फॉर्मेट नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट है, जो कि आपको मेरे पोर्टल पे, पोर्टल का नाम भी बता देते हैं, lksir.live मेरे वेबसाइट का नाम है। इस पे जाके लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, पहले रजिस्ट्रेशन कीजिएगा फिर लॉगिन कीजिएगा। वहां पे आपको पेड सेक्शन में ये टेस्ट मिल जाएगा। 250 रुपये पे कीजिएगा तो आपके आईडी पे ये एक्टिव हो जाएगा। वहां से आप टेस्ट दे सकते हैं, सुन लीजिए, पहले टेस्ट दे सकते हैं नॉर्मली। टेस्ट देने के बाद आपको रिजल्ट भी दिख जाएगा और आंसर भी दिख जाएगा, क्या करेक्ट आंसर था। लेकिन इसका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो एक एक करके हम अपलोड कर देंगे, कब, 17 तारीख से, ठीक है। और साथ में एक डिटेल्ड जो है ना पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे। बहुत लोग कह रहे हैं पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, पता नहीं पीडीएफ का इतना क्या क्रेज है आप लोगों को। पीडीएफ भी कर देंगे। कैसा पीडीएफ रहेगा वो, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद उसके चारों ऑप्शन के डिटेल रहेंगे इस तरीके से, या कोई नॉमरिकल है तो उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप पीडीएफ में मेंशन रहेगा। इस तरीके से पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ये मेरा नीचे आप देख रहे हैं क्या नंबर है मेरा, 7877247958 पे आपको व्हाट्सएप करना है। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, पेमेंट करके यहाँ से ले सकते हैं। बस इतना सा कहानी है, बात खत्म। अब हम लोग चलते हैं किस पे, पढ़ाई पे। और बीच में हम दूसरे टीचर की तरह हर 2 क्वेश्चन के बाद अपना प्रमोशन नहीं करते हैं। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कुछ नहीं है भैया। जिनको लेना है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। जो मजबूरी में है, जिनको नहीं अभी नया सर्टिफिकेट लिए हैं, कभी कंप्यूटर समझे नहीं, उनके लिए है। जिनका अच्छा नंबर आ रहा है उनको नहीं लेना, बार बार कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब खत्म करते हैं कहानी। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, विच टेस्टिंग अप्रोच इन्वॉल्व टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट और यूनिट ऑफ अ कोड। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि कौन सा ऐसा टेस्टिंग अप्रोच है जो कि इंडिविजुअल कंपोनेंट या यूनिट ऑफ कोड को टेस्ट करता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 50 नंबर का आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब चारों ऑप्शन पहले समझते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इसका क्या मीनिंग होता है, यह जांचता है कि अलग अलग मॉड्यूल या यूनिट आपस में सही से काम कर रहे कि नहीं। आपस में इंटीग्रेशन
मान लीजिए 4 मॉड्यूल है अलग अलग, एक रजिस्ट्रेशन का, एक लॉगिन का, एक ऐड टू कार्ट का, चारों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं कि नहीं, ये टेस्टिंग कहाँ होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। फिर होता है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग क्या है, ये पूरे सॉफ्टवेयर को एक साथ टेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिट टेस्टिंग, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा भी है कि यूनिट ऑफ कोड या सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट को कैसे टेस्ट करते हैं, कौन करता है। तो ये क्या करता है यूनिट टेस्टिंग, कोड के छोटे छोटे हिस्सों, फंक्शन, क्लास को टेस्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सही आंसर। डी नंबर क्या है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये क्या करता है, ग्राहक द्वारा दिया गया परीक्षण, यानी आपने कोई सॉफ्टवेयर दिया अपने क्लाइंट को, क्लाइंट आपको ग्राहक द्वारा, यानी जो आपका क्लाइंट है, क्लाइंट चेक करेगा, ठीक है, उस चीज को, सॉफ्टवेयर के जरूरतों को पूरा करता है कि नहीं, वो जो टेस्टिंग होता है ना, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में आता है, ठीक है। चलिए 52 नंबर पे चलते हैं। 52 क्या कहता है भैया, 52 कहता है व्हाट इज द मेन गोल ऑफ सिस्टम टेस्टिंग। अभी बताएं सिस्टम टेस्टिंग क्या करता है। वैसे हम लिख भी रखे हैं यहाँ पे, तो परेशान नहीं होना। सिस्टम टेस्टिंग क्या करता है, वही चीज यूनिट टेस्टिंग आपको बता ही दिए, एक ऑप्शन यूनिट टेस्टिंग था, नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल कंपोनेंट या यूनिट को करता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब कि जब आपस में जो 4 मॉड्यूल है वो आपस में फंक्शनैलिटी सही से कर रहा है कि नहीं मिलजुल के, वो चीज यहाँ होता है। सिस्टम टेस्टिंग क्या करता है, पूरे सिस्टम को, यूजर के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें होती है, पूरा सॉफ्टवेयर को एक साथ जो टेस्टिंग होता है वो सिस्टम टेस्टिंग करता है। बस यही कहानी है। तो इसमें क्या बोला, देखिए ऑप्शन क्या है अपना, टेस्टिंग सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी फ्रॉम द यूजर प्रोस्पेक्टिव। बिल्कुल सही बात है, यूजर के प्रोस्पेक्टिव। यूजर क्या करेगा, आपके एक एक मॉड्यूल को टेस्ट थोड़ी करता है, यूजर तो लॉगिन से लेकर लॉग आउट तक का पूरा चीज देखेगा ना, बीच में क्या क्या चीज हुआ। यूजर प्रोस्पेक्टिव से पूरा सॉफ्टवेयर को जो टेस्ट करने की प्रक्रिया होती है वो सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आता है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट इन द सोर्स कोड, ये भी चीज अलग है। ये जो होता है कोड रिव्यू डिबगिंग टाइम में ये चीज देखा जाता है कि कहां कहां कोड में दिक्कत है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे, 53 पे। विच मैट्रिक्स इज यूज टू एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। अब ये कौन सा मैट्रिक है ये भी देख लेते हैं। ये जो है 53 नंबर में क्या कहा, जो 4 ऑप्शन थे उसको समझते हैं। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, ये क्या करता है, ये कोड की जटिलता को समझता है कि कितने लाइन का कोड था, ठीक है, कितने कितने पाथ हैं, ये सारा चीज यहां पे होता है। यानी यूज द टेस्टिंग एंड डिबगिंग इफ एंड व्हाइल इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि कितना लाइन का कोड है, कितना उसमें कंडीशन सारा कुछ लगा हुआ, ये साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी में आता है। हमको क्या पूछा है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के आकार, साइज का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्या है, ये है फंक्शन पॉइंट। फंक्शन पॉइंट में क्या होता है, सॉफ्टवेयर साइज एंड फंक्शनैलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये चीज मतलब हिंदी में समझिए, यह सॉफ्टवेयर के आकार और कार्यों का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह भाषा पर निर्भर नहीं होता। एग्जाम्पल, काउंटिंग नंबर ऑफ इनपुट, आउटपुट, फाइल एंड इंटरफेस इन बैंकिंग सिस्टम, इस तरीके के जो चीज होता है ये होता है आपका फंक्शन पॉइंट। अब है डिफेक्ट डेंसिटी, इसका काम होता है कि एक लाइन में, सॉरी एक लाइन नहीं, 1000 लाइन के कोड में आपका कितना एरर आया, कितना डिफेक्ट है, उसको बोलते हैं हम डिफेक्ट डेंसिटी। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंडेक्स, ये क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर कितना विश्वसनीय है। मतलब कि जैसे एग्जांपल आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम क्या बताए थे कि चाइना का सामान का एग्जांपल दिए थे। चाइना का सामान क्या है, विश्वसनीय नहीं है। क्यों, रिलायबिलिटी वहां पर नहीं है। वो चलने को तो कभी कभी तो 5 साल भी चल जाता है, कभी कभी चले तो शाम तक, नहीं तो चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाला एग्जांपल दिए थे। तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि ये विश्वसनीय नहीं होता है कि ये सामान कितना टाइम तक चलेगा। और कुछ कुछ कंपनी का ऐसा रहता है अगर एक बार ले लिए तो टूटेगा नहीं भैया, वैसा। तो वो चीज जो होता है ना सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंडेक्स में, ये चीज देखा जाता है विश्वसनीय कितना है, कितना कम ये एरर देगा, एक भरोसा जो होता है ना वो चीज यहाँ पे देखा जाता है। फिर आते हैं हम लोग 54 नंबर पे। 54 क्या कहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टाफिंग लेवल एस्टिमेशन इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ से, इसलिए हम इधर पीडीएफ बना दिए थे कि आप लोग बड़ा पीडीएफ करते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को सारा कुछ, हम मेरा वीडियो नहीं भी देखिएगा, ठीक है। इस पीडीएफ को भी कभी अगर आपको टाइम नहीं है 2 घंटे का, तो आप एक बार ऊपर से नीचे तक देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा हाँ क्या क्या है। सारे ऑप्शन को हम पॉइंट टू पॉइंट कर दिए हैं।
और इसी में टाइम लगता है भाई। अगर हमको आप दे दो ना वीडियो बनाने, तो हम तो ये पूरा 50% 20 मिनट भी नहीं लगने देंगे, 20 मिनट में वीडियो इधर से उधर फेंक फाक के हम चले जाएंगे। लेकिन दिक्कत होता है ये पीडीएफ हमको बनाने में, बहुत कष्ट होता है भाई। ठीक है, तो प्लीज यार लाइक वाइक कर दिया करो और गलत कमेंट मत किया करो। ठीक है, बिजनेस करना होता है तो बहुत पहले कर लेते हैं और अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ज्यादा खर्चा नहीं लगता। कोई एक ऐप किसी कंपनी से लेते हैं या हम खुद ही बना लेते हैं और ऐप पे पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जो लोगों को पसंद आता ले लेता, 500-600 रुपए में इजिली वीडियो वाला बैच बिक जाता है। तो इतना तो बेच सकते थे, इतना तो कॉन्फिडेंस है अपने अंदर। लेकिन वो सब चीज़ नहीं कर रहे हैं। अभी है कि चलो ठीक है, मजे के लिए पढ़ा रहे हैं, जब बिजनेस करेंगे तब सोचेंगे। तो थोड़ा सा कमेंट करने से पहले थोड़ा सा, ठीक है ना, दिल पे हाथ रख के। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्या कह रहा है भाई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टाफिंग लेवल एस्टिमेशन इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्टाफिंग लेवल एस्टिमेशन क्या होता है, मेन पर्पस इसका क्या होता है। तब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट रिक्वायर्ड। ये चीज स्टाफिंग लेवल एस्टिमेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग का पार्ट है ये, जहां पे हम लोग हार्डवेयर कितना लगेगा, कितना सर्वर का कॉस्टिंग, ये सब सारा कुछ वहां पे डिटरमाइन करते हैं। बी नंबर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क इन द प्रोजेक्ट। ये रिस्क मैनेजमेंट का है, रिस्क जहां वर्ड आ जाए तो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट हो जाएगा। सी नंबर टू एलोकेट एप्रोप्रिएट रिसोर्स टू द प्रोजेक्ट, डिटरमाइन हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ टीम मेंबर आर नीडेड। यहां पे स्टाफ की बात हुई थी क्वेश्चन में, यहां पर भी टीम मेंबर की बात होगी, तो वही स्टाफ वाला चीज हो गया, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। डी नंबर है द टू एस्टिमेट द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये कॉस्ट एस्टिमेशन का है, स्टाफिंग का नहीं है। स्टाफिंग का मतलब होता है आपको आदमी कितना चाहिए इस चीज को करने के लिए। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग 55 नंबर पे। 55 नंबर क्वेश्चन तो यहाँ लिख ही दिए हैं, उधर जाना जरूरी है क्या, क्या जाएंगे उधर, यहीं से सॉल्व करते हैं ना भाई। क्वेश्चन क्या है, विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट एन इंस्टेंट ऑफ अ क्लास इज मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन कहा है कि ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल सी भाषा है कि अगर हम कोई नया चीज बनाने लगते हैं तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो बनाने से पहले न्यू लिखते हैं। मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही होता है, न्यू करके हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन ही है एलोक। ये किस लिए काम होता है, यह सी जैसी भाषाओं में मेमोरी एलोकेट करने के लिए उपयोग होता है। अब देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन का भी मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। एलोक अगर दिखे तो ये सी लैंग्वेज में मेमोरी एलोकेट करने के लिए उपयोग होता है। फिर आता है न्यू, जैसे हम बताएं तो न्यू का काम ही है कीवर्ड क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर आता है क्रिएट। अब बनाने की बात है तो क्रिएट पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्रिएट का काम होता है, यह कीवर्ड नहीं है, बस कभी कभी मेथड नाम के रूप में उपयोग होता है। यहाँ पे कीवर्ड की बात की गई है, तो कीवर्ड न्यू है, ना कि आपका क्रिएट। ठीक है, यहाँ साफ साफ बोला है ना, कहाँ गया कीवर्ड, विच कीवर्ड, तो कीवर्ड आपका न्यू है, क्रिएट नहीं है। फिर उसके बाद इंस्टेंट, ये क्या है डी नंबर में, यह ऑब्जेक्ट को दर्शाता है लेकिन नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उपयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब 56 नंबर पे चलते हैं, यही सब कर लेंगे, इधर जाना जरूरी नहीं है। लोग ये मत कहिएगा कि ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं दिखाए। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन देखना चाहो तो हम इधर दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन ओप्स। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में हम बताए थे, फिर भी बताते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। अब देखिए ऑप्शन है ए क्लास विद नो मेथड। देखिए ये गलत है, क्यों, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड हो सकता है और नॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड हो सकता है इसमें। दूसरा ऑप्शन है ए क्लास दैट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट। अब इसका मतलब हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसे केवल इनहेरिट किया जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, आप जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, सिर्फ उसको इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट मतलब प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं एक तरीके से। इनहेरिटेंस कैसे होता है, काम कैसे करता है, सोचिए, बाप दादा बेटा, वो वाला चीज यहां कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास से ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी नंबर क्या कहता है भाई, अ क्लास दैट कैन ओनली हैव प्राइवेट मेंबर। गलत है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सभी प्रकार के मेंबर हो सकते हैं। डी नंबर, ए क्लास दैट कैन नॉट बी
मेथड विद पैरामीटर, गलत है, पैरामीटर वाले मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अलाउड है। ठीक है, 56 नंबर गया। 57 नंबर देखते हैं, एक दो क्वेश्चन गलत भी है तो हमको वो भी देखना रहेगा, आपको बताना भी रहेगा कि भाई। चलिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सुपर कीवर्ड इन जावा एंड अदर सिमिलर लैंग्वेज। जावा या उसके सिमिलर लैंग्वेज में सुपर कीवर्ड का क्या मीनिंग होता है। अब देखिए, इसका ऑप्शन है ए नंबर, इट रिफर्स टू द सुपर क्लास इन इनहेरिटेंस। यह सही है, यह कीवर्ड पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर या मेथड को एक्सेस करने के लिए होता है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन ओप्स के हैं। इट क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इंस्टेंट, बिल्कुल गलत है, आपको ऊपर ही बता दिए, यह जो कीवर्ड है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर या मेथड को एक्सेस करने के लिए होता है, तो ऑब्जेक्ट बनाने का सवाल ही नहीं होता। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम वही न्यू वाला कीवर्ड यूज करते हैं। इट डिफाइन अ न्यू क्लास, फिर वही चीज हो गया, क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड होता है। इट हैंडल एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए आपको बताया ट्राई कैच ब्लॉक हम लोग यूज करते थे, तो यहाँ पर वो भी चीज गलत हो गया। तो जैसे अगर आप लोग पूरा वीडियो मेरा अभी तक देखे हैं तो लगभग क्वेश्चन आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ यहाँ से 50% तो इजीली बन जाएगा। चलिए, 58 नंबर, 58 नंबर में क्या है, पहले एक दो क्वेश्चन गलत भी था, वो भी हमको बताना बड़ी जरूरत है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन अ क्लास, नीचे दिए गए ऑप्शन में से सबसे बेस्ट तरीके से क्लास को कौन परिभाषित करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है एन इंस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए गलत है ये, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास से बनता है, क्लास ऑब्जेक्ट की इंस्टेंस नहीं होती। क्या बोला है, एन इंस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये कह रहा ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस नहीं भैया, ऑब्जेक्ट जो है ना क्लास से बनता है, क्लास ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस नहीं हो सकता। दूसरा है ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, क्लास एक टेम्पलेट या डिजाइन होता है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, बनाते हैं। सी नंबर, ए वेरिएबल होल्डिंग डेटा, गलत है, क्लास सिर्फ डेटा नहीं बल्कि फंक्शन को भी रखता है। अगर हम आपको पढ़ाए थे वहां बताए थे कि सिर्फ आपको डेटा नहीं रख रहा, वो फंक्शन भी रख रहा है, फंक्शन भी कॉल करता है। अगर क्लास बनाते हैं तो वहां पे आप डेटा भी रख सकते हैं और फंक्शन को भी कॉल कर सकते, फंक्शन भी बना सकते हैं। डी नंबर, ए फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, गलत, क्लास कोई फंक्शन नहीं होता है, क्लास खुद फंक्शन थोड़ी होती है, वो तो उस क्लास के अंदर फंक्शन डिफाइन करते हैं, क्लास खुद ही फंक्शन थोड़ी है भैया। चलो 59 नंबर पे चलते हैं। 59 नंबर क्या कह रहा है भाई, हाँ ठीक है, हाँ यहाँ देखिएगा, यहाँ पे दिक्कत इस क्वेश्चन में था, 3-4 क्वेश्चन अभी गलत आपको दिख जाएगा, अगर आप सही से पढ़े होंगे तो आपको समझ आएगा। यह बोला कि which principle ensure that only essential information is visible to the outside world। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या कहता था कि भैया जितना काम का चीज है ना वही दिखाओ, बाकी चीज को छुपा के रखो, यही होना चाहिए था। एब्स्ट्रैक्शन आंसर यहाँ सही हो जाए, केवल जरूरी चीज दिखाना और अनिवार्य जो आवश्यक नहीं है उसको छुपा के रखना, बात खत्म। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, एक ही फंक्शन अलग अलग रूप में डिफाइन हो जाता है, रूप से काम कर लेता है। ठीक है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का काम था, आपको बताए थे एक ही फंक्शन, एक ही नाम से एक फंक्शन है, वो मल्टीपल चीजें कर रहा है। जैसे आपको एग्जांपल दिए थे कि आपके पिताजी आपके दादाजी के लिए बेटा है, लेकिन आपकी जो मम्मी है उसके लिए पति है और आपके लिए वो पिता है, तो एक ही आदमी है लेकिन 3 अलग अलग चीजें हो गई उसके लिए। बी है इंफॉर्मेशन हाइडिंग, डेटा को बाहर से सीधे एक्सेस ना करने देना, लेकिन यहाँ पे इसको सही आंसर बना दिया इंफॉर्मेशन हाइडिंग को, जबकि इंफॉर्मेशन हाइडिंग का काम होता है डेटा को बाहर से सीधा एक्सेस नहीं देना। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमको एक्सेस वाली बात नहीं है, हम ये कर रहे हैं कि जो इसेंशियल मतलब जो आवश्यक चीज है उसको दिखाते हैं, जो चीज आवश्यक नहीं है उसको हाइड करके रखते हैं। तो यहाँ तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग में वो चीज ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ डेटा को बाहर से एक्सेस नहीं करने देने का बात होता है। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन का मतलब आपको बताए थे कि छोटा छोटा जो पार्ट है डेटा को एक फंक्शन एक जगह बांध के रख देना, जैसे कैप्सूल में होता है, अंदर में छोटा छोटा दाना होता है, वो सब एक ही कैप्सूल में रहता है और हम ऊपर से एक ही चीज को देखते हैं, वो इनकैप्सुलेशन का काम होता है। तो इस तरीके से यहाँ आंसर एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए था, लेकिन जो
आंसर किया आया था उसमें इंफॉर्मेशन हाइडिंग दे दिया था। फिर आता है 60 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इन ऊ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का मेन पर्पस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मेन पर्पस होता है, अब देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ क्लास। अब देखिए क्लास व्लास बनाने का तो इनहेरिटेंस में बात ही नहीं है, सीधी सी बात है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इनहेरिटेंस नहीं, न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल होता है, बार बार हम कह रहे हैं। टू प्रिवेंट डेटा एब्स्ट्रैक्शन, गलत, इनहेरिटेंस एब्स्ट्रैक्शन को नहीं रोकता है, ठीक है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। टू इस्टेब्लिश ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन क्लास। अब देखिए इनहेरिटेंस वर्ड ही है हेरिडिटी, हेरिटेंस मतलब हेरिडिटी मतलब अनुवांशिक गुण। आपके जो दादाजी का गुण होगा वो आपके पिताजी में आएगा, पिताजी का जो गुण होगा वो आप में आएगा, एक प्रक्रिया चलता रहेगा, ठीक है ना। हेरिडिटी गुण आपको मिलेगा, वो चीज इनहेरिटेंस का काम है। यहां पर भी बोला टू इस्टेब्लिश ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन क्लास, बस यही आंसर सही हो जाएगा। डी है टू डिफाइन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम होता है, एक्सेप्शन डिफाइन करना, ना कि इनहेरिटेंस का, ठीक है। चलिए अब 61 नंबर पे चलते हैं। व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है ना, इसका आंसर था 3 नंबर यहां पर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? ऑप्शन है मेथड दैट आर इनएक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड, दैट डिस्क्राइब। अब देखिए मेथड दैट आर इनएक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यह प्राइवेट मेथड के लिए सही है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए नहीं। प्राइवेट मेथड बनाते हैं जिससे कि बाहरी जो वर्ल्ड है वो डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सके, ठीक है। बी है मेथड दैट हैव इंप्लीमेंटेशन डिटेल। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का बॉडी नहीं होता, ठीक है, बॉडी नहीं होता तो खत्म हो गई बात। फिर है सी नंबर मेथड विदाउट अ बॉडी डिफाइंड इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बिल्कुल सही है, मेथड केवल नाम और पैरामीटर बताती है, बॉडी नहीं होता इसका। डी नंबर है मेथड दैट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, गलत है। कैसे? इन्हें सब क्लास इनहेरिट करती है और ओवरराइड करती है। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन बी इनहेरिटेड एंड मस्ट बी इंप्लीमेंटेड बाय चाइल्ड क्लास, ये हो सकता है, यहाँ कैन नॉट कर दिया तो गलत है ये। तो आपका आंसर क्या हो जाए? सी, मेथड विदाउट अ बॉडी डिफाइन इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बिना बॉडी का जो मेथड होता है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करता है, बस। 62 नंबर पे चलें। विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल। सबसे जो इजी सवाल है वो ये, जब भी आपको ईमेल दिखे तो एकदम से आंख बंद करके मारिए, प्रोटोकॉल कुछ भी बोल दे आपको, SMTP। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये सब हम आपको लिखाए थे, यहाँ पे सारे ऑप्शन का फुल फॉर्म हम दे देते हैं। देखिए मेल भेजने के लिए जो मेन प्रोटोकॉल जो एकदम सिंपल कहिए कुछ कहिए SMTP होता है, इसका नाम ही है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मेले भेजने के लिए भैया स्पेशल बना हुआ है। ऑप्शन था HTTPS, ये आपको पता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और अगर S नहीं रहेगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। ये किस लिए काम होता है? यह वेब पेज को सुरक्षित रूप से ट्रांसफर करने के लिए होता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, यह फाइल ट्रांसफर के लिए प्रयोग होता है। SMTP ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि ईमेल भेजने के लिए स्पेशली डिजाइन है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यह जो है कम्युनिकेशन बेस है पर ईमेल के लिए स्पेशली नहीं है ये, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 63 नंबर पे। व्हाट डज CSS स्टैंड फॉर। वेब डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें ये सब बताए थे। CSS होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स। यहाँ ऑप्शन देखिए थोड़ा सा घिचपिच कर दिया, कैस्केडिंग स्टाइल सिस्टम नहीं होता, सीट्स होता है। क्रिएटिंग स्टाइल स्क्रिप्ट, ये भी नहीं, गलत है। कंप्यूटर स्टाइल सीट गलत है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स होगा, ठीक है। 64 नंबर विच लाइब्रेरी सिंप्लीफाई जावास्क्रिप्ट टास्क लाइक HTML डॉक्यूमेंट ट्रावर्सल एंड मैनिपुलेशन। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं। ये बोला है कि जावास्क्रिप्ट जो है कौन सा लाइब्रेरी ऐसा है जो जावास्क्रिप्ट को सिंप्लीफाई करता है। पूरा क्वेश्चन को छोड़िए, सिर्फ ये समझिए कि सिंप्लीफाई कौन सा करता है जावास्क्रिप्ट को। आपको हम बताए थे जावास्क्रिप्ट का ही एक लाइब्रेरी है jQuery, जो कि जावास्क्रिप्ट को सिंप्लीफाई करके यूज होता है। बस वही चीज यहाँ पे आपको रखना है।
जे क्वेरी ऑप्शन में है, टिक मार के आप निकल जाइए। ये क्वेश्चन पूरा जो आप मेरा पीडीएफ है वेब डेवलपमेंट वाला, उसमें देखिएगा ये सब पूरा एकदम मेंशन किया हुआ था। अब यहाँ पे क्या बोला और ऑप्शन क्या है, जावा एफएक्स। जावा एफएक्स जो होता है यूआई फ्रेमवर्क है, यूज टू मेकिंग GUI ऐप इन जावा नॉट फॉर वेब पेज। ठीक है। अब देखिए बूट स्टैप, बूट स्टैप क्या है, CSS प्लस JS फ्रेमवर्क फॉर वेब डिजाइन, ये स्टाइलिंग एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए यूज होता है। रिएक्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग UI, यूज फॉर कंपोनेंट बेस्ड UI क्रिएशन, नोट मेनली फॉर HTML ट्रावर्सल, उसके लिए यूज नहीं होता। जे क्वेरी सबसे बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे, जो कि जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर डोम मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है। सिंप्लीफाई करता है जावा स्क्रिप्ट टास्क लाइक HTML ट्रावर्सल, इवेंट एंड एनिमेशन। फिर चलते हैं 65, एजेक्स का फुल फॉर्म क्या है भाई, एजेक्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है एजेक्स का फुल फॉर्म, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। बस ये हो गया आपका। ठीक है। इसमें क्या हम बताएंगे, यही होता है, ये तो रट्टा मारने वाली चीज है। 66 नंबर पे चलते हैं, हाउ डज द डोम ट्री स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट द हिरार्की ऑफ HTML। अब जहां हिरार्की वर्ड आ गया वहां तो पेरेंट चाइल्ड वाली बात हो ही जाएगी। अब देखिए कहाँ कहाँ पेरेंट चाइल्ड है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल में क्यों होगा, जब हिरार्की है तो वहां पे पेरेंट चाइल्ड वाला होगा ना, कि दादा पप्पा तुम तुम्हारे बच्चा, यही चीज होगा। अल्फाबेटिकल तो हो ही नहीं सकता। बेस्ड ऑन एलिमेंट साइज, साइज वाला भी चीज नहीं हो सकता। हिरार्की में तो यही चीज पेरेंट चाइल्ड ही होगा, तो पेरेंट चाइल्ड आप बना दीजिए, बात खत्म है। 67 नंबर, वैसे हम इसमें पीडीएफ में भी बहुत चीज लिख दिए हैं, सब कुछ समझ जाइएगा अच्छे से। अब क्या है, XML, इन XML विच एट्रीब्यूट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एन एलिमेंट। अब देखिए सिर्फ XML की बात नहीं करते हैं, अगर किसी भी HTML हो या XML हो, इसमें अगर हम कोई भी चीज यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो ID का यूज करते हैं। ये HTML में भी यूज होता है। अगर हमको किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, तो हम वहां पे क्लास नहीं लगाएंगे, वहां पर हम ID लगा देते हैं। ठीक है। और क्लास अगर आप करते हैं तो क्लास मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन ID आपको एक ही जगह यूज होगा। ID मतलब पर्टिकुलर, जैसे आपका रोल नंबर, आपके रोल नंबर से कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन क्लास जो है, उस क्लास में मल्टीपल लोग हो सकते हैं एक ही क्लास में, लेकिन एक ID पे एक ही आदमी होगा। सेम वहां वही फंक्शन यहाँ पे वेब डेवलपमेंट में भी लगता है। तो XML कहिए चाहे HTML कहिए, यूनिकली आइडेंटिफाई की बात अगर आएगी तो आपको ID टिक करना है। क्लास जो है ये ग्रुप होता है, क्लासिफिकेशन ग्रुप होता है, ये यूनिकनेस इसमें नहीं होता है। ठीक है। नेम जो होता है ये लेबल होता है, वेरिएबल नेम होता है, यूनिक पहचान नहीं देता। ये टैग भी यूनिक पहचान नहीं देता है। ठीक है। 68 नंबर पे चलते हैं। 68 नंबर, अब देखिए यहां से TOC का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अभी हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, लेकिन TOC का वीडियो जल्द आएगा तो आप और चीजें अच्छे से समझ जाइएगा। क्या बोलता है TOC में, क्वेश्चन क्या है, चलो ऊपर चलो। द क्लीन स्टार ऑपरेशन एक्सेप्ट द फॉलोइंग स्ट्रिंग ऑफ फिनाइट लेंथ ओवर सेट 0 1 वेयर स्ट्रिंग S कंटेन इवन नंबर ऑफ 0 and 1। हिंदी में समझते हैं। सेट A इक्वल टू 0 1 है, पर क्लीन स्टार ऑपरेशन ऐसे स्ट्रिंग स्वीकार करता है जिसमें 0 1 दोनों सम संख्या हो। अब क्लीन स्टार जो ये एक्सप्लेनेशन है इसको समझते हैं। सेट है अपना क्या, 0 1 का। ठीक है। दिस मीन्स आवर अल्फाबेट हैज 2 सिंबल। अल्फाबेट को क्या क्या सिंबल मिलेगा, 0 और 1 मिलेगा। ठीक है। अब क्लीन स्टार क्या बोलता है, द क्लीन स्टार गिव्स ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग, इस साइन को क्या बोलते हैं रे बाबा, एम्प्टी स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, दैट कैन बी मेड यूजिंग 0 and 1 ऑफ फिनाइट लेंथ इंक्लूडिंग द एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है। अब देखिए यहां पे इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग होना चाहिए क्लीन स्टार में। ठीक है। और इसका साइन होता है ये ऐसे ऐसे करके ई मान लीजिए। अब सारे क्वेश्चन में गौर से देखिए, कहीं पर आपको एम्प्टी स्टार दिख रहा है क्या, गौर से देखिए। ये वाला साइन दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है, एक जगह ये एक जगह ये, बाकी ये तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों में हमको क्या बोला, क्लीन स्टार क्या करता है, फिनाइट लेंथ होता है।
फिनाइट लेंथ मतलब कि यहाँ गौर से अभी आपको डिफाइन कर देते हैं। जैसे दो यहाँ पे टर्म है 0011 1100 1101। अब इसमें काउंटिंग कीजिए आप एक बार गौर से, इस पहले वाले का देखिए, ठीक है। पहले वाले में क्या है, 2 गो 0 2 गो 1, बिल्कुल सही है। फिनाइट मतलब कि दोनों इवन नंबर है, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कंडीशन में स्ट्रिंग मस्ट हैव इवन नंबर होना चाहिए कि 0 भी 2 है और 1 भी 2 है, बिल्कुल ये ट्रू हो गया। लेकिन दूसरा वाला जो स्ट्रिंग है इसमें देखिए 1 2 3 4 5 हो गया अपना क्या 1 और 3 हो गया आपका 0, ये ओड नंबर हो गया, तो ये ऐसे ही कट गया, तो ये वाला कैंसिल। दूसरे वाले में चलते हैं। एक तो फिनाइट ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, बिल्कुल सही है। यहाँ 2 2 2 0 2 1 ये सही हो गया। इसमें देखिए 1 2 3 4 0 4 1 सही हो गया भाई, है ना, इवन नंबर हो रहा। सेम कंडीशन यहां पर भी फॉलो किया था, सेम कंडीशन यहां पर भी फॉलो, लेकिन यहां पर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं था, ई नहीं था, इस कारण से ये गलत हो गया बी नंबर, ठीक है। तो अरे तू काहे आ जाता है बीच में भाई, ठीक है। तो ये चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब है 69 नंबर, अ लैंग्वेज फॉर विच डीएफए एग्जिस्ट इन अ, जिस भाषा के लिए डीएफए मौजूद है वो होती है, क्या होता है 69 नंबर पे। अब गौर से देखिए, एक ऑप्शन है रेगुलर लैंग्वेज, डीएफए केवल रेगुलर लैंग्वेज को पहचान सकता है, तो इसका मतलब ये सही हो गया। जिस भाषा के लिए डीएफए मौजूद होता है मतलब एग्जिस्ट करता है वो है रेगुलर लैंग्वेज, तो ये ऑटोमेटिक सही हो गया। बी नंबर नॉन रेगुलर लैंग्वेज, ये भी टीओसी का क्वेश्चन है, टीओसी का क्वेश्चन अभी आएगा 4-5, तो परेशान मत होइएगा कि क्या क्या बोल रहे हैं, हम पढ़ा देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जब तक हम हैं तो टेंशन बिल्कुल लेना ही नहीं है, करवा देंगे, सब करवा देंगे। थोड़ा बिहार आने दीजिए, अभी विदेश में है ठीक है, तो अभी थोड़ा घर आते हैं फिर आप लोगों के लिए काम करते हैं अच्छे से। नॉन रेगुलर लैंग्वेज, इसका मतलब क्या होगा, डीएफए नॉन रेगुलर भाषा को नहीं पहचान सकता, पहचानता ही नहीं भैया, ये सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज को पहचान सकता है, तो हो गया, ये कैंसिल हो गया। एनी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज कैसे होगा, अगर एनी लैंग्वेज होता तो नॉन रेगुलर को भी पहचानता, ये भी गलत हो गया। कैन नॉट बी सेड, कैसे नहीं कह सकते भैया, वो डिफिनेशन ही है कि डीएफए मतलब रेगुलर लैंग्वेज को वही पहचान सकता है बस, तो हम कैन नॉट बी सेड वाला कैसे करेंगे। कैन नॉट बी सेड तो तब होगा जब हम कंफ्यूज है कि क्या होगा, कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ क्राइटेरिया है कि रेगुलर लैंग्वेज को पहचानेगा, और ये सारा कुछ टीओसी में कंफर्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। फिर ये भी टीओसी का क्वेश्चन है। अब क्या बोला, लेट यू इक्वल टू ये, v इक्वल टू ये, देन यू वी इक्वल टू ये एंड वी यू इक्वल टू ये, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। अब देखिए दिया गया है ये पूरा सीक्वेंस, इस जानकारी का उपयोग करते हुए स्ट्रिंग के लिए आइडेंटिफाई एलिमेंट क्या होगा। अब ऑप्शन देखिए, u का पावर -1, ये क्या है, नॉट वैलिड, इनवर्स नॉट डिफाइंड फॉर सिंपल स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन, ठीक है, गलत हो गया। b का पावर -1, फिर वही चीज, गलत हो गया। u का पावर -1 v का पावर -1, इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनवर्स, दोनों के उल्टे मिलाकर, गलत है। अब यहाँ पे है e, इप्सिलॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, identity element in string concatenation is the empty string e because adding it doesn't change the string। अभी इतना चीज आपको समझ नहीं आएगा ये क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन को टीओसी में जब समझेंगे तो वैसे हम क्वेश्चन, ये टीओसी का जितना क्वेश्चन है यही सब क्वेश्चन वहां पे बताते टाइम समझा देंगे तो ज्यादा अच्छे से होगा, अभी इतना लोड मत लीजिएगा। एक मिनट भाई, कौन मैसेज कर रहा है, चलो कोई नहीं। अब 71 पे चलते हैं। फॉर अ डीएफए, फिर वही चीज आ गया, डीएफए ऐसे डीएफए के लिए जो बाइनरी नंबर स्वीकार करता है जिसका दशमलव रूप 3 से विभाज्य है, सभी संभावित रिमाइंडर क्या होंगे। अब देखिए ऑप्शन क्या है, 0, ओनली रिमाइंडर 0, सिर्फ शेषफल 0,
डिविजिबल बाय 3 नंबर गिव रिमाइंडर 0 बट डीएफए ट्रैक ऑल पॉसिबिलिटी नो जस्ट 0। ठीक है, अब अभी हम ये सारी चीज समझाएंगे तो आपको ऐसे ऊपर से निकलेगा। तो 2-3-4 क्वेश्चन इसमें है 50 क्वेश्चन में जो टीओसी का है, जहां जहां न्यूमेरिकल वाली बातें होती है वहां अभी समझना थोड़ा सा आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, परेशान मत होइएगा, इग्नोर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़ रहे हैं। 71 फिर है 72 मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग दैट एंड विद 101। फिर डीएफए का क्वेश्चन आ गया। अरे भैया कितना है, 73 भी एनएफए, ये क्या है, इसको भी रखते हैं। हाँ, आईओटी से शुरू करते हैं, आईओटी में आप लोग समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 75 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए तो ये मत कहिएगा इग्नोर किए जा रहे हैं, इग्नोर नहीं करेंगे, समझाएंगे सब भाई, ऐसे छोड़ने वाले आदमी नहीं है। दूसरा वो वाला टीचर नहीं है कि कोर्स बेच दिए हैं और फिर स्टूडेंट कम रहा, दूसरा कोर्स, दूसरा एग्जाम आया तो उसका कोर्स लेके वहां पे पढ़ा रहे हैं, इसको आधा अधूरा छोड़ देते, वैसा वाला कहानी में लगे हैं। तो पूरा अच्छे तरीके से लास्ट तक, जिस दिन तक 7 तारीख तक आपके साथ लगे रहेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आईओटी। देखो ऑप्शन क्या है, आईओटी यूज माइक्रो कंट्रोलर, सही बात है भैया, आईओटी है माइक्रो कंट्रोलर, जितना इजी से इजी छोटा छोटा कंपोनेंट होगा उतना यूज करेगा। फिर है आईओटी इज फुल्ली सेफ। देखो आईओटी बेसिक क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, मतलब जो चीज इंटरनेट का यूज करेगा वो कभी भी 100% सेफ नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ लीकेज होगा, कोई ना कोई डेटा लीक, मेलवेयर, हैकिंग का उसमें रहेगा सिस्टम। कितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाए उसमें रिस्क होता ही होता है। तो ये हम कभी भी नहीं, इंटरनेट वाले चीजों में कभी नहीं कह सकते कि हमारा ये चीज फुल्ली सेफ है, नहीं हो सकता ये चीज, ये इसका जन्म सिद्ध वाला चीज है, ये हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो गया। फिर आईओटी यूज सेंसर एंड एक्वेटर्स, बिल्कुल यूज करे भाई सेंसर, आईओटी का एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया तो इसमें सेंसर यूज नहीं करेगा तो कौन करेगा सेंसर यूज। डी है आईओटी यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी, बिल्कुल करेगा भाई, नॉर्मल सी बात है। तो ये ऑप्शन आपका सेफ वाली बात जहां आई ये गलत हो गया। अबाउट आईओटी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब देखिए आईओटी के बारे में कह रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। लाइट सेंसर इज एनालॉग, लाइट सेंसर एनालॉग है, लाइट सेंसर प्रकाश की तीव्रता के अनुसार अलग अलग वोल्टेज देता है, ठीक है, तो ये आपका ट्रू होता है, ये गलत नहीं है। माइक्रोफोन इज अ डिजिटल सेंसर, ये गलत है। माइक्रोफोन जो होता है गिव्स एनालॉग आउटपुट देता है, वेव फॉर्म में देता है, डिजिटल सिग्नल नहीं देता है ये। कीबोर्ड इज अ डिजिटल सेंसर, कीबोर्ड दबाने पर डिजिटल ऑन ऑफ होता है, बिल्कुल सही बात है, या तो 1 सिग्नल जाएगा या 0 जाएगा जब भी हम कीबोर्ड का कोई की प्रेस करते हैं। तो पुश बटन इज अ डिजिटल सेंसर, बिल्कुल पुश बटन जब हम करते दबाते तो वहां पर भी 1 एक बार में 0 जाता है, ये भी सही बात है। लेकिन जो माइक्रोफोन का बोला गया कि डिजिटल सेंसर रिलीज करता है, नहीं करता है, ये एनालॉग ही करता है। चलिए 77 BLE स्टैंड फॉर, BLE का फुल फॉर्म क्या होता है, BLE का फुल फॉर्म होता है ब्लूटूथ लो एनर्जी, ठीक है। WSN स्टैंड फॉर, WSN का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है। अब ये चीज में हम क्या डेफिनेशन, क्या आपको समझाएं, ये तो ऑलरेडी है कि भैया फुल फॉर्म है, ये तो रटना ही पड़ेगा। सॉरी यार। 79 एक कॉम्प्लेक्स एस्काडा सिस्टम हैज, कितने लेवल होते हैं एस्काडा सिस्टम में, इसमें जो लेवल होता है ना टोटल 5 लेवल होता है, ठीक है। एस्काडा सिस्टम है जनरली डिवाइडेड इनटू 5 हियरार्चिकल लेवल, ठीक है, 5 लेवल में इसको डिफाइन करते हैं। ये भी चीज अभी आईओटी ये सब पढ़ेंगे हम लोग तो आपको समझ आ जाएगा। देखो व्हाट इज द रोल ऑफ मीसो पिन इन द RFID मॉड्यूल। अब मीसो पिन का क्या, मास्टर इन स्लेव आउट, ठीक है, ये क्या होता है, यह पिन स्लेव RFID मॉड्यूल से मास्टर माइक्रो कंट्रोलर को डेटा भेजने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। 80 नंबर गया, व्हाट इज द नोन एज द फादर ऑफ AI, AI का पिता किसको कहा जाता है, एक तरीके से किसने बनाया इसको,
ये होता है जॉन मैकार्थी। कई बार क्वेश्चन आया है, टीआरई में भी आया है, तो याद रख लीजिएगा। एआई की बात आती है तो क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा कुछ बनता नहीं, यही सब चीज़ पूछा जाता है, कौन बनाया, कब बनाया, फलाना ढिमकाना। ये 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द दिया था और LISP प्रोग्रामिंग भाषा बनाई थी। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग जो था ट्यूरिंग मशीन का किया था ये। ठीक है, इसने ट्यूरिंग टेस्ट द्वारा मशीनों की बुद्धिमत्ता का विचार दिया था, न कि आपको एआई सिस्टम के बारे में बोला था। दूसरा है फिशर अडा। सबसे पहली प्रोग्रामर जो था, एआई से सीधा संबंध नहीं है, ये ओनली सबसे जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग बना था 1815 से 1852 के बीच में, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम नॉट रिलेटेड टू, उस टाइम तो एआई के बारे में कोई जानता भी नहीं था, ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है इसका। एलन नोवेल, ये था शुरुआती एआई प्रोग्राम पर काम किया, पर पिता नहीं माने जाते। पिता तो भैया 1956 में जॉन मैकार्थी को ही माना जाता है। 82 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉमनली यूज फॉर एआई इज। एआई के लिए कौन सा यूज होता है भाई? जैसे LISP हो गया। आपको बताएं कि ये जो भाई साहब थे जॉन मैकार्थी, क्या बनाया था ये LISP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही तो बनाया था, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है तो वही लैंग्वेज हो गया, ट्रू हो गया LISP। पर्ल, पर्ल जो है ये मुख्य रूप से टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, एआई के लिए नहीं होता है। प्रोलॉग, प्रोलॉग क्या है? एआई में उपयोगी है, खासकर लॉजिक बेस्ड रीजनिंग और NLP के लिए है, लेकिन पूरी तरीके से इसको नहीं कह सकते। स्टार्टिंग लैंग्वेज LISP था तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं पे LISP नहीं रहे बाकी लैंग्वेज है तो आप प्रोलॉग को भी मार सकते हैं टिक। ठीक है, C++, समान प्रोग्रामिंग और गेम एआई में उपयोगी है, पर मुख्य एआई भाषा नहीं है ये। ठीक है, प्रोलॉग और LISP दोनों करेक्ट हो सकता है, लेकिन LISP दिया हुआ है तो हम इसको मेन मान के चलेंगे, क्योंकि इसको मैकार्थी जी ने बनाया था, जो कि एआई का जनक है, तो इस कारण से इसको ज्यादा कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर कहीं पे LISP नहीं रहे, प्रोलॉग दिख जाए तो इसको मार दीजिएगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं कि यहां क्या आंसर दिया था अपने को 82 में। 82 में अब देखिए ये तो और एक कदम आगे, ये पर्ल को मार के बैठा हुआ है। अब देखिए कैसे माने भैया, ये पर्ल को मान लिया, टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, एआई के लिए यूज नहीं होता पर्ल। अब बताइए, मतलब आंसर कौन बनाया था भगवान जाने, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको एरर दिखेगा। अब देखिए, द एल्गोरिथम यूज्ड इन द गेम ट्री टू मेक डिसीजन ऑफ विन लॉस। विन लॉस का एल्गोरिथम, विन लॉस का जो गेम ट्री है, उसमें कौन सा एल्गोरिथम यूज हो रहा है? तो ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम। इसका क्या काम होता है? यह अनुमानित मूल्य का उपयोग करके निर्णय लेता है, पर सीधे विन लॉस तय नहीं करता। एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सकता है, अप्रोक्सीमेट वाला रिजल्ट जो है वो ये दे सकता है, एग्जैक्ट नहीं कि विन लॉस, या दो ही रिजल्ट, या तो लॉस होगा या विन होगा, बीच वाला कंडीशन ही नहीं है, तो ये ह्यूरिस्टिक में नहीं आएगा। ह्यूरिस्टिक क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाला चीज देता है। ठीक है, मान लीजिए 5, 10, ये कह दिया कि नहीं ये 4.99 समथिंग कुछ देगा, 4.5 देगा, इस तरीके से, मतलब एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट वाला बात जहां पे होगा ना, वहां पे। DFS BFL एल्गोरिथम, यह केवल सर्चिंग के लिए उपयोग होता है, निर्णय लेने के लिए नहीं होता, मतलब डिसीजन बेस्ड चीज नहीं कर सकता, ये सर्च के लिए होता है। ग्रीडी सर्च, ग्रीडी सर्च क्या करता है? केवल वर्तमान सर्वश्रेष्ठ चाल के आधार पर निर्णय लेता है, भविष्य नहीं देखता। यहाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, विन होगा कि लॉस होगा, एक डिसीजन मेकिंग बात कर रहे हैं, उस चीज के लिए मिन मैक्स एल्गोरिथम यूज में आता है। ठीक है, 84 यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एक्सपेंड द नोड n विद द। अब देखिए, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च उस नोड n को एक्सपेंड करता है जिसका डैश सबसे कम होता है। क्या होता है भाई सबसे कम? लोएस्ट पाथ कॉस्ट। स्टार्ट नोड से नोड n तक का पाथ कास्ट सबसे कम होता है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक कॉस्ट अनुमानित वाला बात होगा, यहाँ पर फिर अप्रोक्सीमेशन वाला चीज हो गया, गलत। हाईएस्ट पाथ कॉस्ट, हाईएस्ट की बात नहीं होती यहाँ पे, लोएस्ट की बात होती है भाई। एवरेज, एवरेज का भी ऐसा कोई सिद्धांत नहीं, या तो हाईएस्ट होगा या लोएस्ट होगा, तो ये लोएस्ट पे काम करता है। 85 द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिटेल फ्रॉम अ गिवन स्टेट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। देखिए, एक्सट्रैक्शन, डेटा के कुछ हिस्से निकाल देना,
क्वेश्चन क्या बोले, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिटेल, डिटेल रिमूव करना फ्रॉम अ गिवन स्टेट रिप्रेजेंटेशन, स्टेट रिप्रेजेंटेशन से हमको क्या करना है, डिटेल रिमूव करना है। यहाँ ऑप्शन है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का क्या क्या होता है, डेटा के कुछ पार्ट को हटा देना, ठीक है, पूरा डिटेल नहीं हटाता, कुछ पार्ट हटाता है, स्पेसिफिक डेटा हटा देता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, अनावश्यक विवरण हटाकर केवल आवश्यक चीज दिखाना है। वही बताएं कि जो काम की चीज है उसको दिखा दो, बाकी चीजों को हाइड वाला, यही चीज करता है एब्स्ट्रैक्शन। डेटा माइनिंग क्या करता है, बड़े डेटा से पैटर्न निकालता है। माइनिंग, माइनिंग मतलब खदान, बहुत ज्यादा डेटा, वो वाला चीज। अब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, आवश्यक जानकारी खोजकर निकालना, ठीक है। अब नॉर्मल चीज पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिटेल फ्रॉम अ गिवन स्टेट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। डिटेल रिमूव करना है, डिटेल कहां कहां रिमूव हो रहा है, एक तो एक्सट्रैक्शन से भी हटा रहे हैं हम लोग, एक एब्स्ट्रैक्शन से भी हटा रहे हैं। तो एक्सट्रैक्शन में क्या है कि स्पेसिफिक डेटा हट रहा है, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है कि अननेसेसरी डिटेल को हटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बोला ही नहीं है कि अननेसेसरी डिटेल हटाना है या क्या हटाना है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है सही, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में थोड़ा थोड़ा लग रहा है, तो एब्स्ट्रैक्शन हम लोग मार के आ सकते हैं, ये सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि क्लियर नहीं बता रहा है कि क्या डिटेल हाइड करना है। ये पूरा कह रहा है रिमूविंग डिटेल ही हाइड कर दो, मतलब हटा दो, तो पूरा डिटेल हाइड तो एब्स्ट्रैक्शन में भी नहीं होता और एक्सट्रैक्शन में भी नहीं होता, स्पेसिफिक पार्ट होता है एक्सट्रैक्शन में। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो काम की बात है उसको रख लेते हैं, बाकी चीजों को हटा देते हैं, और यहाँ पे बोल रहा है कि वो कोई वैसा टर्म ही नहीं दिया, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। बाकी एब्स्ट्रैक्शन आप मार सकते हैं, हम ऐसे नहीं कि क्वेश्चन मिलाने के लिए आपको कुछ भी कर दें, बाकी ठीक है। और कितना नंबर क्वेश्चन था भाई, ये था 85 नंबर, देख लेते 85 में क्या एब्स्ट्रैक्शन ये मारा था, बाकी कोई नहीं, एब्स्ट्रैक्शन मार सकते हैं, इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। चलिए 86 नंबर पे चेक करते हैं एक बार। 86 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डज अ फर्स्ट ऑर्डर पीरियोडिक लॉजिक कंटेन। देखते हैं भाई, व्हाट डज ए फर्स्ट ऑर्डर पीरियोडिक लॉजिक कंटेन। अब देखिए ऑप्शन देखिए, प्रेडिकेट एंड अ सब्जेक्ट, ऑप्शन एक था, इसमें एक प्रेडिकेट गुण या संबंध और एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मीनिंग समझिए, इट इंक्लूड ए पीरियडिक एंड अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू विच इट अप्लाई। बिल्कुल सही बात है कि फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट जो होता है इसमें क्या लॉजिक कंटेन रखता है कि इसमें एक प्रेडिकेट होता है और एक सब्जेक्ट होता है, यानी प्रेडिकेट एंड अ सब्जेक्ट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है प्रेडिकेट एंड अ प्रीपोजिशन। अब क्या कहता है, प्रीपोजिशन व्याकरण में प्रयोग होता है, लॉजिक में नहीं होता है। यहाँ पे लॉजिक कंटेंट बात कहा गया है, तो लॉजिक में हमारा ये ए नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर है सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट, यह व्याकरण यानी कि ग्रामेटिकल वाली चीजों में रूप में सही है, लेकिन लॉजिकल में सही नहीं है। ये नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो हमारा सही हो गया ना। अब चलते हैं 87 पे। 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एन एआई एजेंट। अब इस क्वेश्चन का भी सही, मतलब कि थोड़ा सा मामला खराब था। 87 का कैसे खराब था, यहां देखिए, इस क्वेश्चन का अगर हम लोग सही तरीके से एनालिसिस करें तो इसमें बोला कि एआई एजेंट जो है अपना परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करता है। तो ऑप्शन था प्रीसिशन, मतलब निर्णयों की सटीकता बढ़ाने से परिणाम बेहतर होते हैं। जो ये डिसीजन लेता है, मेकिंग डिसीजन एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली इंप्रूव आउटपुट क्वालिटी। बिल्कुल आउटपुट क्वालिटी बढ़ेगा, अगर हम सही डिसीजन लेंगे आउटपुट क्वालिटी बढ़ेगा, बिल्कुल ये सही बात है। लर्निंग, सीखने से बढ़ेगा, एआई एजेंट बार बार चीजों को सीखेगा तो और अच्छा होगा। ऑब्जर्विंग, एआई एजेंट जो सामने वाला बंदा जो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है उससे आंसर ले रहा है, फिर वो अपना रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं हमको और अच्छे से समझाओ, यहाँ पे ये चीज हो गया। हम लोग चैट जीपीटी से बात करते हैं ना भाई, तो जितना हम उसको बात कर रहे हैं वो सारी चीजों को अपने अंदर समाया जा रहा है और अपना चीजों को इंप्रूव कर रहा है। नेक्स्ट टाइम जब तुम उसी से सेम क्वेश्चन पूछोगे तो वो तुम जिस क्वेश्चन पे रुक गए थे ना, जिस आंसर पे, वही आंसर देगा। ऐसा नहीं कि फिर से स्टार्टिंग से कुछ कुछ बताएगा, तुमको नहीं बताएगा, वो अपने को इंप्रूव कर लेता है तुरंत ही। तो ऑब्जर्विंग का नेचर कैसा है, किस तरीके का आपको आंसर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको देता है।
तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बोला ऑल ऑफ एबोव, मतलब कि तीनों ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है भाई, तीनों से इंप्रूव होता है एजेंट का परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ पे जो आंसर था इसमें क्या बोल दिया, सिर्फ लर्निंग, मतलब सीखने से। भाई ऑब्जर्व भी करता है वो, प्रिसीजन भी करता है, तो कैसे उन सबसे भी इंप्रूव करता है, कैसे मान ले कि सिर्फ लर्निंग से होगा। तो ये चीजें होती है भैया, जब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम लेता है ना, तो ऐसे ही आयोग पागल होता है। अब देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द 4 मेन टाइप ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स पे आ गई, ई कॉमर्स बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। अब देखिए 4 मेन टाइप का ई कॉमर्स कौन कौन सा हो सकता है। B2B बताए थे आपको, B2C भी बताए थे, C2B भी बताए थे, और एक होता है C2C OLX टाइप की वेबसाइट। ये 4 होते हैं अपना मेन 4 टाइप का ई कॉमर्स, ठीक है। और यहाँ पे 3 दिया, B2B भी दे दिया, B2C भी दे दिया, C2B भी दे दिया। तो ऑल ऑफ द एबव अपना आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों सही है, उसी 4 का पार्ट है ना ये तीनों, तो सही है। 89 नंबर, व्हाट इज द प्रोसेस इन विच अ बायर पोस्ट इट्स इंटरेस्ट इन बाइंग अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ आइटम एंड सेलर compete for the business for submitting successfully lower bid until there is only one seller left। क्वेश्चन क्या करा, वह प्रक्रिया क्या है जिसमें एक क्रेता यानी खरीदने वाला एक निश्चित मात्रा में वस्तुओं को खरीदने में अपनी रुचि दर्शाता है, तथा विक्रेता जो बेचने वाला है लगातार कम बोलियां प्रस्तुत करके व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन करता है, जब तक कि केवल एक ही विक्रेता शेष न रह जाए। ये कहां होता है भाई, B2B मार्केट प्लेस में ऐसा होता है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां कंपनी आपस में सामान खरीदती बेचती है, ये वाला चीज हो गया। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं, बिडिंग प्रोसेस यहां नहीं होता, ये गलत है। ऑक्शन, ऑक्शन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें खरीदार ऊंचे दाम लगाते हैं ताकि वस्तु मिल जाए। ऑक्शन नीलामी वाला जो बात होता है, तो यहाँ पे कम वाला तो बात ही नहीं होगा, यहाँ तो जितना ज्यादा लगाओगे तभी आपको मिलेगा, ये भी गलत हो गया। रिवर्स ऑक्शन, रिवर्स ऑक्शन सही है कि यहाँ पे उल्टा चीज चल रहा है, मतलब एक प्रक्रिया जिसमें विक्रेता आपस में कम दाम लगाकर खरीदार का ऑर्डर पाने की कोशिश करता है। मतलब एग्जांपल, एक कंपनी नीड्स 100 लैपटॉप, वेंडर जो होता है ना कीप लोअरिंग प्राइस अंटिल 1 विंस। यहां जो प्रोवाइड करने वाला वो क्या करेगा, बार बार कम प्राइस लगेगा। कोई शॉप लैपटॉप का बोल दिया 1 लाख रुपए, 1 लाख में तो मिलेगा नहीं, 10 लाख 15 लाख ऐसे बोल दिया, हाई अमाउंट आया। फिर कोई बोला कि नहीं हम तो 10 लाख में कर देंगे, कोई बोलेगा 5 लाख में, ऐसे करते करते लास्ट में जो बचेगा आदमी सबसे कम प्राइस पे वो उसको मिल जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है और इसको बोलते हैं रिवर्स ऑक्शन। फिर है इंट्रानेट। इंट्रानेट बाइंग सेलिंग से रिलेटेड ही नहीं है, ये संगठन के अंदर उपयोग की जाने वाली निजी नेटवर्क होता है, उसको इंट्रानेट बोलते हैं, तो यहां से कोई मतलब ही नहीं है। फिर चलते हैं हम लोग 90 नंबर पे। If it is easy for computer to enter the market, the threat of new entrant is considered। यदि प्रतिस्पर्धियों के लिए बाजार में प्रवेश करना आसान है तो नए प्रवेशकों के खतरे पर विचार किया जाता है। कैसा खतरा होगा नए प्रतिस्पर्धा अगर कोई लोग आते हैं तो, लो, गलत है। क्यों, द रिस्क ऑफ न्यू कंप्यूटर एंटरिंग द मार्केट इज स्मॉल। स्मॉल नहीं रहता, बहुत। क्या होता है कि हैपन व्हेन देयर इज हाई एंट्री बैरियर, हाई कॉस्ट, पेटेंट, ये सब की जो चीजें होती है तो प्रतिस्पर्धा और ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो नए प्रतिस्पर्धियों के आने की संभावना कम होती है, तो यहाँ पे ये चीज गलत है। इसका मतलब क्या होगा, नया प्रतिस्पर्धा जो है ना वो कम आएगा, लेकिन ये चीज नहीं है, आने को तो आएगा ही भैया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हाई, नए प्रतिस्पर्धा के आने की संभावना ज्यादा रहती है। कब, अगर बाजार में प्रवेश करना आसान है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे डिटेल में समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मार्केट में एंट्री लेना, किसी कंपटीशन मार्केट में कोई पर्टिकुलर सेक्शन में अगर इजी हो जाए तो क्या होगा, नए लोग ज्यादा जुड़ेंगे कि कम जुड़ेंगे, ये सारी चीजें बोल रहा है। तो नया जो लोग जुड़ने का जो सिलसिला है वो कम होगा कि ज्यादा होगा। अब समझिए, अगर मार्केट में इजीली आप स्टेबल हो सकते हैं, इजीली प्रवेश कर सकते हैं किसी मार्केट में, मार्केट मतलब कि सामान बेचने खरीदने वाले जो प्रोसेस है किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में, मान लीजिए आप कोई पानी का फैक्ट्री बोतल
सील्ड पैक बोतल जो है उसका बेचने का फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। सोच के देखिए, तो अगर आपको उस इंडस्ट्री में आपका कंपटीटर कम है, मार्केट में एंटर करना इजी है आपके लिए, तो ज्यादा लोग उसमें एंट्री लेगा कि कम लोग लेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपटीशन ही कम है तो ज्यादा लोग जाएगा, इजीली लोग अगर एंटर कर रहा है तो ज्यादा लोग एंटर करेगा। तो यहाँ पे बोला है कि सबसे पहले ऑप्शन में लो कि नया प्रतिस्पर्धा कम होगा, ऐसा नहीं होगा, यहाँ तो और ज्यादा होगा, तो हाई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मॉडरेट, मध्यम स्तर का, ये भी नहीं होगा, यहाँ तो जहां कंपटीशन कम है वहां लोग धड़ाधड़ कंपनी खोलते हैं एक ही चीज पे। नेग्लिजिबल, लगभग कोई खतरा नहीं, नहीं भैया नेग्लिजिबल वाली बात नहीं है, हाई वाला चीज होता है, ठीक है। 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत ग्राहकों के अनुरूप उत्पाद बनाने से संबंधित है? अब क्या होगा, ये कस्टमाइजेशन, ये जो हम आपको बताए थे, कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट वो होता है जो व्यक्तिगत किसी एक पर्टिकुलर यूजर के मन के मुताबिक जब प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको कस्टमाइजेशन बोलते हैं, कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करवा सकते हो, कि मेरा जो है ना, हम जैसे ये चीज बनवा रहे हैं तो इसका मुंडी इधर कर दो, इसका पैर इधर कर दो, अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करवा रहे हैं, तो ये कस्टमाइजेशन का पार्ट होता है, ठीक है। एडेप्टेशन, किसी नए बाजार या वातावरण के अनुसार उत्पाद में बदलाव, ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा है, ये मार्केट के लिए हो रहा है, तो ये चीज गलत हो गया। डायरेक्ट मटेरियल, उत्पाद बनाने में उपयोग की जाने वाली मूल सामग्री, ये भी गलत है। ऑक्शन, बोली लगाकर बिक्री की प्रक्रिया, इसमें डायरेक्ट कस्टमर का तो कोई बात ही नहीं रहा, तो ये गलत है। 92, ई मार्केट प्लेस का कौन सा प्रकार एक ही उद्योग के खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाता है? अब देखिए, ई मार्केट प्लेस होता है, ठीक है, वहां पे कौन सा प्रकार एक ही उद्योग, एक ही इंडस्ट्री के खरीदार मतलब कि सेलर और बायर को एक साथ लाता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है? ऐसा मार्केट प्लेस जो कई उद्योगों को एक साथ जोड़ता है, जैसे ऑफिस सप्लाई या आईटी सेवाएं, ठीक है, जैसे अलीबाबा हो .com सेल टू ऑल सेक्टर करता है, तो ये अपना गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही इंडस्ट्री के खरीदार और विक्रेता चाहिए, जबकि हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि कई अलग अलग इंडस्ट्री की चीजें सप्लाई हो सकती है। वर्टिकल में क्या होता है? ऐसा मार्केट प्लेस जो एक ही सेक्टर का काम करता है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इस तरीके का, तो ये अपना सही हो। क्वेश्चन भी यही कहता है, वन सिंगल इंडस्ट्री, तो वर्टिकल में आपका हो जाएगा। इंटीग्रेटेड, कई सिस्टम को जोड़कर एकीकृत प्रक्रिया बनाना, ये नहीं है, इसको ग्रुपिंग इंडस्ट्री हो गया है। तो आइसोलेटेड मतलब नॉट रिलेटेड टू ई मार्केट प्लेस, ये भी कोई मतलब नहीं है इसका। तो अपना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल याद रखना है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि वैसा मार्केट प्लेस जहां पे अलग अलग इंडस्ट्री की चीजें खरीद बिक्री हो रही है। वर्टिकल मतलब एक ही इंडस्ट्री की चीजें खरीद बिक्री हो रही है, वो वर्टिकल हो गया। 93, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सिक्योर सॉकेट लेयर यानी एसएसएल द्वारा किया जाता है? देखिए, क्रिएट अ सिक्योर प्राइवेट कनेक्शन टू ए वेब सर्वर, बिल्कुल सही बात है। एसएसएल क्या करता है? ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच एक सुरक्षित और निजी कनेक्शन बना देता है। इनक्रिप्ट इंफॉर्मेशन, ये भी सही बात है कि इनक्रिप्ट करता है, ठीक है, कोई भी पढ़ ना ले बीच से। सेंड इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, बिल्कुल भेज रहा है, इंटरनेट पे तो भेज रहा है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। अब इसका देखते हैं आंसर, शायद इसमें भी कुछ डाउट था। 93 है ना? नहीं, इसका सही था, वाह वाह, बहुत बढ़िया। 94, द डिले दैट अकर्स ड्यूरिंग द प्लेबैक ऑफ अ स्ट्रीम इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं जिटर। ये जब हम मल्टीमीडिया पढ़ा रहे थे वहां बताए थे। अब ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रीम डिले। अब क्या है अपना क्वेश्चन? स्ट्रीम के प्लेबैक के दौरान जो देरी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो स्ट्रीम डिले का मतलब होता है, ये सामान्य शब्द है, तकनीकी रूप से इसका कोई मतलब नहीं। जो एग्जैक्ट वर्ड होता है ना, बात ये भी वही कह रहा है कि स्ट्रीम डिले, लेकिन ये हम लोग नॉर्मली आपस में बात करते टाइम बोलते हैं स्ट्रीम डिले हो गया, लेकिन जो एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड होता है वो जिटर होता है। फिर है प्लेबैक डिले। प्लेबैक शुरू होने से पहले की देरी होती है, ना कि दौरान। यहाँ पे प्लेबैक के दौरान की बात कह रही है, स्ट्रीम प्लेबैक के दौरान। एक होता है जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग से पहले आपने बोला वो 3 सेकंड 4 सेकंड बाद वहां पे जाता है, वो है प्लेबैक डिले। लेकिन जब चलते चलते डिले हो रहा है वो चीज होता है जिटर के अंदर। फिर है इवेंट डिले। इवेंट डिले ये वास्तविक घटनाओं की देरी से संबंधित है, स्ट्रीमिंग से नहीं है, ठीक है।
जिटर का मतलब होता है स्ट्रीमिंग के दौरान पैकेट आने के समय में अंतर, वेरिएशन के कारण जो देरी होती है उसे जिटर कहते हैं। ठीक है। 95 रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल आरटीएसपी की टीयर डाउन स्टेट में क्या होता है, देख लेते हैं भाई। ऑप्शन है द सर्वर रिसोर्स फॉर क्लाइंट, टीयर डाउन अवस्था में सर्वर संसाधन नहीं देता बल्कि उन्हें मुक्त करता है। ठीक है। सर्वर डिलीवर द स्ट्रीम टू क्लाइंट, यह कार्य प्ले अवस्था में होता है, टीयर डाउन में नहीं होता। सर्वर सस्पेंड डिलीवरी ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम रोकना पाउच अवस्था में होता है, टीयर डाउन में नहीं होता। ये भी टीयर डाउन में क्या होता है, सर्वर ब्रेक डाउन द कनेक्शन, टीयर डाउन अवस्था में सर्वर कनेक्शन समाप्त कर देता है और सभी संसाधन को रिलीज कर देता है, ऑल रिसोर्स को रिलीज कर देता है, ये होता है टीयर डाउन स्टेट। ठीक है। 96 रियल टाइम इंटरएक्टिव ऑडियो वीडियो में जिटर वास्तविक समय में डेटा में किसके बीच देरी के कारण उत्पन्न होता है। अभी जिटर के बारे में पढ़े, पैकेट के कारण, डेटा पैकेट अलग अलग समय में जब पहुंचता है तो जिटर वहां पे क्रिएट होता है। ठीक है। ये है ऑप्शन। अब देखिए पिक्सल का मतलब पिक्सल डिस्प्ले से संबंधित होता है, नेटवर्क विलंब से नहीं होता, नेटवर्क डिले से नहीं होता। लेयर क्या होता है, लेयर डेटा प्रोसेस करती है, लेकिन जिटर का मुख्य कारण नहीं है ये। फ्रेम्स, फ्रेम्स क्या होता है, फ्रेम देरी वीडियो की स्मूथनेस को प्रभावित करता है, पर जिटर पैकेट समय के अंतर से होता है, तो पैकेट इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 है ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में आवाज को प्रति सेकंड 8000 सैंपल की दर से डैश के साथ सैंपल किया जाता है। इंग्लिश में पढ़े, इन ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन वॉइस इज सैंपल एट 8000 सैंपल पर सेकंड विद डैश। अब पढ़ते हैं, ऑप्शन है 8 बिट पर सैंपल, क्या मतलब हुआ, स्टैंडर्ड टेलीफोन क्वालिटी ऑडियो यूज 8 बिट पीसीएम सैंपल एट 8 किलोहर्ट्ज सैंपलिंग रेट। यहां पर भी बोला है प्रति सेकंड 8000 सैंपल, तो वही चीज हो गया, 8000 सैंपल का मतलब हो गया 8 बिट पर सैंपल। ठीक है। 5 बिट पर सैंपल, ये बहुत कम आवाज विकृत हो जाएगी इससे। ठीक है। तो अपना आंसर क्या है, 8 बिट पर सैंपल हो जाएगा। 7 बिट भी नहीं होगा, 8 बिट फिक्स है। 6 बिट ये भी नहीं होगा। ठीक है। 98 ऑडियो कंप्रेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ऑडियो कंप्रेशन ऑडियो के लिए किया जाता है। बस ऑप्शन में देखिए ऑडियो कहाँ है, ए नंबर वॉइस एंड डेटा। अब देखिए वॉइस एक ऑडियो है मानते हैं, लेकिन इसके साथ डेटा भी इंक्लूड कर दिया, तो डेटा के लिए नहीं होता है, ऑडियो ही होना चाहिए सिर्फ। वीडियो एंड वॉइस, इसमें वीडियो भी आ गया, तो वीडियो को नहीं करता, वो ऑडियो को करता है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। स्पीच एंड और म्यूजिक, स्पीच भी एक ऑडियो है, म्यूजिक भी एक ऑडियो है, तो इसको ये करता है, ये सही हो गया। पिक्चर एंड कलर्स गलत हो गया भाई, पिक्चर कहाँ से आ गया, ऑडियो में पिक्चर का कोई बात ही नहीं है, खत्म। 99 ईच रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर कलर, प्रत्येक डैश एक विशेष रंग का प्रतिनिधित्व करता है, क्या करता है भाई, फ्रेम। फ्रेम कलर से कोई लेना देना नहीं है, फ्रेम वीडियो की एक पूरी इमेज होती है जिसमें बहुत सारे पिक्सल होते हैं, केवल एक रंग नहीं होता। कैरेक्टर, कैरेक्टर एक टेक्स्ट चिन्ह होता है, रंग का प्रतिनिधित्व नहीं करता। पिक्सल वैल्यू बिल्कुल सही है, पिक्सल जो होता है ना, प्रत्येक पिक्सल वैल्यू एक विशेष रंग को दर्शाती है जो लाल हरा नीला RGB के संयोजन से बनता है। नन ऑफ द अबव, बिल्कुल भैया सी नंबर सही है, नन ऑफ द अबव कहाँ होगा। ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे एक दो चीजें आपको देखिएगी, पिक्सल वैल्यू हो गया। हाँ 100 नंबर क्वेश्चन गलत है, पहले बता रहे हैं कैसे गलत है। देखिए क्या बोला, डैश इज अ बेसिकली फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। अब देखिए क्वेश्चन सही है कि चित्रात्मक प्रस्तुति क्या है, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी जो है कैमरे से वास्तविक तस्वीर लेती है, यह हाथ से बनाई गई चित्रात्मक प्रस्तुति नहीं है। चित्रात्मक प्रस्तुति मतलब होता है कुछ ऐसा चीज जो आप बना सके, ऐसा नहीं कि क्लिक कर लिए, वो फोटो है। ठीक है। वो वास्तविक इमेज है, ना कि चित्रात्मक। ठीक है। एनिमेशन, एनिमेशन क्या है कि ग्रुप ऑफ इमेज है। ठीक है। ग्रुप ऑफ इमेज को आप एक टाइम फ्रेम में फटाफट देखते हैं तो वो आपको एनिमेशन लगता है, चलता फिरता इमेज लगता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ओनली चित्रात्मक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। ड्राइंग, ड्राइंग एक चित्रात्मक प्रस्तुति है जो कलम पेंसिल या डिजिटल टूल से बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी एक मानवीय क्षमता होता है, इससे क्रिएटिविटी तो हर चीज में हो सकता है, जरूरी नहीं किसी पिक्चर वाले सीन में ही हो। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, ड्राइंग होना चाहिए था यहाँ से, लेकिन जो आंसर दिया गया है ऑफिशियल वो दिया गया है एनिमेशन। जबकि एनिमेशन कैसे होगा, यही क्वेश्चन हमारा अगर ये रहता कि
क्या बोलते हैं उसको, सीक्वेंस ऑफ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, तब हमारा हो सकता था एनिमेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस की बात नहीं है, बेसिक फॉर्म बता रहा है, तो सिंगल इमेज की बात हो रही है, तो वो ड्राइंग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देख लीजिएगा वीडियो। टीओसी का कुछ कुछ क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, टीओसी जल्द ही आ जाएगा, घर पहुंचते ही हम आपको बना देंगे। और 2 दिन अब वीडियो बस अपलोड होगा, हम आज ही बना के छोड़ देंगे। बाकी ना हम चैट वैट पे आप लोगों से बात कर पाएंगे। हाँ, जिनको टेस्ट वेस्ट लेना है वो कर सकते हैं, तो उनका हम काम कर देंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अब घर पहुंच के, अच्छे से फिर बात करते हैं आप लोगों से अच्छे तरीके से आगे। तब तक पढ़ाई लिखाई अच्छे से कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।